अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम तला सलीम है और मैं बात कर रहा हूँ वी ट्यूशन से, जो कि है पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। वीडियो के दौरान आपको कोई भी चीज़ नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लेक्चर्स या प्रेजेंटेशन हमारी वेबसाइट vtutions.com पर मौजूद है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप वहां पर जाए, साइन अप करें और फ्रीली हमारे लेक्चर्स या प्रेजेंटेशंस डाउनलोड कर सकते हैं वहां से आप। तो लेक्चर हम शुरू करते हैं और आज हम रिप्रोडक्शन चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे, आज हम वही पढ़ेंगे और आज हम उसमें जोलॉजी का पार्ट पढ़ेंगे। और आज हम लेक्चर 6 की तरफ जा रहे हैं, विच इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये लेक्चर शुरू करने से पहले दिस फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। सो लेक्चर का हम आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको थोड़ा बहुत मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बताते चलूं वापस, कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि ये एक यूट्रस मौजूद है। सबसे पहले तो ये वेजाइना है और वेजाइना की ओपनिंग है, जिसके जरिए से स्पर्म जो है वो अंदर आते हैं, यानी यूट्रस के पास आते हैं, जहाँ पे इम्प्लांटेशन होती है एम्ब्रियो की। और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि यूट्रस के 3 लेयर्स है, पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम, एंडोमीट्रियम। और उसी के साथ साथ ये एंडोमीट्रियम है, असल ये एंडोमीट्रियम पर गौर करें, क्योंकि यही एंडोमीट्रियम टूट रही या बन रही होगी इन दी मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब इसके साथ साथ जो ओवरी है, ओवरी क्या है कि ओवरी ओव्यूल्स बनाती है, और ओव्यूल्स इस फेलोपियन ये फिमरी कहलाते हैं, और इस फेलोपियन डक्ट के थ्रू होते हुए फेलोपियन ट्यूब से पास होते हुए यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये ओव्यूल्स होते हैं, स्पर्म और ओवम्स जो होते हैं वो यहाँ पर वैसे इसी फेलोपियन ट्यूब के पास ही मीट कर जाते हैं, और उसके बाद एम्ब्रियो फिर यहाँ पर यूट्रस में आके इम्प्लांट हो जाता है। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अगर आपको ये डिटेल में लेक्चर देखना है तो पिछली वीडियो में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने डिस्कस किया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, या जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहा जाता है, इससे क्या होता है कि इसमें चेंजेस, यानी आपकी ओवरी में चेंजेस होते हैं, या ओवरी, यूट्रस, वजाइना, बेसिकली इन तीनों में कुछ चेंजेस होते हैं प्रोग्रेसिव। यानी इनमें कुछ आगे बताऊंगा क्या चेंजेस आते हैं। तो इनमें कुछ चेंजेस आ रहे होते हैं एक मेंस्ट्रुएशन से नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन पर, यानी जैसे आम अल्फाज में पीरियड भी कहते हैं। तो इस पीरियड्स के दौरान जो भी कुछ चेंजेस आ रहे होते हैं, इस पूरी साइकिल को फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल कहते हैं। अब ये पीरियड्स आपने नॉर्मल लफ्ज सुना होगा, तो पीरियड्स में क्या होता है कि ब्लड डिस्चार्ज होता है फ्रॉम वेजाइना। अब ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है, या जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं, या पीरियड्स, तो ये इसकी तकरीबन 28 दिन के होते हैं, 28 डेज के मोस्टली विमेंस में, लेकिन जरूरी नहीं कि 28 डेज फिक्स है इसकी। जबकि अगर देखा जाए तो कुछ में जैसे कि 28 डेज से ज्यादा भी हो सकता है, 33 डेज तक भी हो सकता है, या 35 डेज तक भी, तो वो भी नॉर्मल कंडीशन ही कहलाती है। अब कुछ टर्मिनोलॉजी को देखते हैं, तो सबसे पहले मिनार्च कहते हैं, जो पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल या पहला मेंस्ट्रुअल जो फर्स्ट पीरियड रिलीज होते हैं किसी भी विमेन से, वो तकरीबन 11 से 12 साल की उम्र में होते हैं, या जिसे कहते हैं बालिग हो जाना। तो ये ऐसे मिनार्च कहते हैं। और मीनोपॉज कहते हैं, यानी इस 12 ईयर्स की एज तक फीमेल ओवम रिलीज करते रहती है, हर एक साइकिल में एक ओवम रिलीज होता है और ओव्यूल रिलीज होता है। और उसी के साथ साथ ये जो 12 ईयर्स की एज है, इस एज से लेकर एक एज ऐसी आती है जब तक फीमेल रिप्रोडक्टिव के या रिप्रोडक्शन के काबिल होती है, यानी ये कि वो बेसिकली ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकती है। तो ये एज 45 टू 55 होती है, डिपेंड करता है फीमेल टू फीमेल। और इसके बाद कोई भी ओवम या ओव्यूल रिलीज नहीं होते, या फिर ये के पीरियड्स नहीं आते आफ्टर 45 टू 55 ईयर्स। तो ये कहलाती है मीनोपॉज कहलाता है, यानी वो एज जिसके बाद फीमेल ओव्यूल रिलीज ना करे। तो इस पूरे दौरान, यानी 11-12 साल की उम्र से लेकर 45 टू 55 तक फीमेल रिप्रोडक्शन के काबिल होती है, फर्टाइल होती है। अब एवरेज लेंथ जो रिप्रोडक्टिव साइकिल की होती है, या मेंस्ट्रुअल साइकिल की, वो 28 डेज की होती है। और इसके कुछ 4 इसकी फेजेस होते हैं। सबसे पहले इसके मेंसेस फेज होते हैं, फिर फॉलिकुलर फेज, ल्यूचल फेज। आपको मैं बताऊंगा ये चारों फेज का। ओव्यूलेटरी फेज भी है तीसरी, ये ओव्यूलेटरी फेज है, फिर चौथी ल्यूचल फेज कहलाती है।
अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में या जो भी मेंस्ट्रुएशन हो रही है तो उसमें फीमेल को मेंस्ट्रुअल जो पेन होता है उसे मेंस्ट्रुअल पेन कहते हैं और ये मुख्तलिफ नौइयत का होता है, डिपेंड्स ऑन फीमेल टू फीमेल। अब इसमें क्या होता है कि जब मेंस्ट्रुअल पेन में यहाँ पर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है उस कंडीशन में एब्डोमेन में पेन होता है, एक्नी हो सकती है, सर में बहुत दर्द होता है, इसी के साथ साथ बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज हो जाता है, कमर में दर्द होता है और इसी के साथ-साथ क्रैम्प्स आते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें यानी होती हैं, लेकिन ये कि सीवियरिटी कितना पेन है वो भी डिपेंड कर रहा होता है फ्रॉम फीमेल टू फीमेल। कुछ को ज़्यादा पेन होता है, कुछ को कम पेन होता है। इस दौरान ये यहाँ पे कुछ प्रिस्क्रिप्शन कुछ यहाँ पे चीज़ें हैं कि इन चीज़ों से यानी ये चीज़ें करने से मेंस्ट्रुअल पेन कुछ हद तक कम हो जाता है। तो अब हम अपने लेक्चर का असल आगाज़ करते हैं। तो पहली फ़ेज़ है मेंसेस फ़ेज़। मेंसेस फ़ेज़ में क्या होता है कि जो वेजाइना है उससे ब्लड रिलीज़ होता है, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून ब्लड रिलीज़ होता है और ये मेंसेस फ़ेज़ यानी डे 1 से डे 5 तक ब्लड रिलीज़ होता रहता है। तो यानी अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये काफ़ी ब्लड होता है जो रिलीज़ होता है और ये इस वज़ह से रिलीज़ होता है क्योंकि एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन होती है। पिछली डायग्राम में जो मैंने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल सिस्टम की डायग्राम बताई थी, उसमें मैंने आपको बताया था एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, यूट्रस का जो मैंने आपको बताया था। तो एंडोमेट्रियम सबसे इनर वाली लेयर थी। वो लेयर स्लफ ऑफ हो जाती है या फिर ये कि वो टूट जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड रिलीज़ हो जाता है, ब्लड डिस्चार्ज होता है। अब इस ब्लीडिंग में जो मैंने कहा कि तकरीबन डे 1 से लेकर डे 5 तक होता है, लेकिन अगेन ये जो डे 1 से डे 5 है ये है 28 डेज़ के मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। यानी अगर किसी फीमेल को पीरियड्स आते हैं 28 डेज़ की ड्यूरेशन पर यानी हर 28 दिन में पीरियड्स आते हैं। तो उनके लिए डे 1 से डे 5 ब्लड डिस्चार्ज होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो मैंने कहा था कि 28 डेज़ से ज़्यादा 33-35 डेज़ तक भी कुछ के 33-35 डेज़ में पीरियड्स आते हैं। तो उस कंडीशन में ये जो मेंसेस फेज़ है वो 3 से 7 डेज़ तक लास्ट हो सकती है। तो अब यहाँ पर एंडोमेट्रियम मैंने कहा ब्रेक डाउन हो गई और मेंसेस फेज़ ये इंडिकेट दे रही होती है यानी जो ब्लड डिस्चार्ज हो रहा है वो ये शो कर रहा होता है कि कोई प्रेगनेंसी नहीं हुई, मीन्स कोई फर्टिलाइज़ेशन नहीं हुई है। तो ये इसका आगाज़ है मेंस्ट्रुअल फेज़ का। अब पहली फेज़ हो गई मेंसेस फेज़ इस डायग्राम में। आप देख लें यहाँ पर ये देखें कि मेंस्ट्रुअल फेज़ में ये जो एंडोमेट्रियम है ये ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फेज़ पे व्हिच इज़ द फॉलिक्यूलर फेज़ या जिसे प्री ओव्यूलेटरी फेज़ भी कहते हैं। ये वो फेज़ है जो ओव्यूलेशन से जस्ट पहले की फेज़ है। यानी मेंसेस फेज़ और ओव्यूलेटरी फेज़ के दरमियान वाली फेज़ है। इसमें क्या होता है कि ये डे 5 से लेकर डे 14 तक रहती है और इसमें कुछ हार्मोन रिलीज़ होते हैं जैसे गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जिसे जीएनआरएच कहते हैं, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे एफएसएच कहते हैं और इसके साथ-साथ ईस्ट्रोजन और एलएच भी रिलीज़ होता है यानी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। अब इनका काम क्या होता है कि सबसे पहले जो जीएनआरएच यानी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, वो हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होता है जिसकी वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी कुछ हार्मोन रिलीज़ करता है जिसमें एफएसएच, एलएच और ईस्ट्रोजन आते हैं। ए अब ये जब रिलीज़ होते हैं तो हर एक का डिफरेंट रोल है। जीएनआरएच का रोल ये था कि वो एंटीरियर पिट्यूटरी से ये हार्मोन रिलीज़ करवाएगा एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन। अब एफएसएच का काम है एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहलाता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम ये है कि ये फॉलिकल्स को मैच्योर करवाता है और उसके साथ-साथ ओवम को रिलीज़ करवाता है ओव्यूलेटरी फेज़ पर। एलएच ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या करता है कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंडोमेट्रियम रीबिल्ड करवाने में मदद भी करवा रहा होता है और इसके अलावा जो ईस्ट्रोजन है, ईस्ट्रोजन की अगर मैं बात करूँ, एलएच का वैसे एक और काम भी आएगा जो असल काम उसका ओव्यूलेटरी फेज़ पर है। ईस्ट्रोजन जो होता है, ईस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज़ की वजह से एंडोमेट्रियम रीबिल्ड यानी वापस बनना शुरू हो जाती है। मेंसेस फेज़ में एंडोमेट्रियम टूट गई थी, ईस्ट्रोजन की वजह से अब फॉलिक्यूलर फेज़ में वो वापस बनना शुरू हो जाएगी। अब ये जो एलएच हार्मोन है या एफएसएच ईस्ट्रोजन हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन, ये सिर्फ फीमेल में नहीं होते बल्कि मेल में भी मौजूद होते हैं और मेल में भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव मुख्तलिफ यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में काम आ रहे होते हैं। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन में मदद करवा रहे होते हैं, स्पर्म्स की प्रोडक्शन में मदद करवाते हैं। अब ईस्ट्रोजन का भी मैंने आपको काम बताया, इस तस्वीर में आप देखें तो मैंने आपको कहा डे 5 से डे 14 तक, यानी डे 5 से लेकर डे 14 तक ये है फॉलिक्यूलर फेज और इस फॉलिक्यूलर फेज में ये देखें कि ये फॉलिकल है बेसिकली जो ओवरी में मौजूद होता है और इसमें ओवम बन रहा है।
तो ये मैच्योर हो रहा है और इस मैच्योर होने को फॉलिकुलर फेज कहते हैं। अब इसमें देखेंगे ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल अभी राइज हो रहा है, लेकिन अब आप देखेंगे एफएसएच और एलएच का लेवल यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर अब नीचे डायग्राम में देखें तो ये एंडोमीट्रियम है और ये एंडोमीट्रियम देख रहे हैं कि आप ये वापस बनना शुरू हो गई। अब इसके बाद तीसरी फेज आती है जिसे ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं। ओव्यूलेटरी फेज एक दिन की होती है, यानी डे 14, अगेन 28 डेज फेज के साइकिल के हिसाब से। तो डे 14 यानी 14 डे पर, यानी जो भी मेंसेस फेज अगर टोटल रिप्रोडक्टिव साइकिल 28 डेज की थी, तो उसमें पहले दिन, पहले से 5वें दिन तक के ब्लड डिस्चार्ज हुआ तो डे 14 तक उसके हिसाब से ओव्यूलेशन होगी, यानी ये कि ओव्यूल रिलीज होगा ओवरी से। ओवरी से ओव्यूल इस तरह रिलीज होता है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यहाँ पर देखें कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का एकदम से लेवल हाई हुआ है। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के लेवल हाई होने की वजह से इस फॉलिकल से ओव्यूल रिलीज हो जाता है और रिलीज होके कहाँ जाएगा कि फिमरी जो थे, आप रिमेम्बर करें पिछली डायग्राम में, पिछले से जो मैंने स्टार्ट में डायग्राम दिखाई थी, तो वो फिमरी यानी जो फॉलिकल जो फनल है बेसिकली, फेलोपियन फनल, उस पे फिमरी मौजूद थी। तो वो क्या करती हैं, वो एज अ बेसबॉल, जैसे बेसबॉल में हम बॉल थ्रो करते हैं तो एक कैच करने वाला होता है, तो इसी तरह ये जो फिमरी है सेम ऐसा काम करते हैं, बिल्कुल अटैच नहीं होते ओवरी से। तो ओव्यूल जब रिलीज होता है तो वहां से फिमरी उसे कैच करके पास कर देते हैं टू दी फेलोपियन ट्यूब। तो यहाँ पर ओव्यूलेशन में ये ओव्यूल रिलीज हुआ जो कि फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच गया। अब इस स्टेज पर देखें कि यहाँ पर ओव्यूलेशन हुई है और एंडोमेट्रियम देखें रिबिल्ड हो रही है। साथ ही अब देखें कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल अब बढ़ना शुरू हो रहा है। ईस्ट्रोजन का लेवल देखें काफी ज्यादा राइज हो गया और फिर अब देखें नेक्स्ट फेज शुरू हो जाती है जिसे लास्ट फेज कहते हैं, जिसे ल्यूचल फेज कहते हैं। ये ल्यूचल फेज जो है ये डे 15 से डे 28 तक होती है और इसमें क्या होता है, अब देखें कि डे 15 से डे 28 में जो ओवम था, ओव्यूलेशन हो गई, यानी इस फॉलिकल से ओव्यूल रिलीज हुआ, ओवम रिलीज हुआ। तो ओवम रिलीज होने के बाद ये जो पूरा फॉलिकल है ये डिसइंटीग्रेट होना शुरू है। डिसइंटीग्रेट से पहले ये एक येलोइश मास बना देता है जिसे कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे काम करता है और इसका काम क्या होता है कि ये कुछ हार्मोन रिलीज करना शुरू हो जाता है। जो हार्मोन ये रिलीज करता है वो है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अब यहाँ पर देखें, इसी वजह से आप देखें कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल एकदम से हाई हो गया और ईस्ट्रोजन का लेवल थोड़ी देर के लिए फॉल होता है, लेकिन वापस ल्यूचियल फेज में ये राइज होना शुरू हो जाता है। अगेन इसका काम ये होता है कि प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन का, ताकि एंडोमेट्रियम रीबिल्ड सही तरीके से बन सके। क्योंकि अभी क्या है, अभी बॉडी को नहीं पता कि फर्टिलाइजेशन हुई या नहीं हुई, यानी स्पर्म और ओवम आपस में कंबाइन हुए या नहीं हुए। तो इस वजह से एंडोमेट्रियम को बनाना जरूरी है, क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन हो गई, एम्ब्री हो गई, तो एंडोमेट्रियम बनी बनाई चाहिए ताकि उस पे जो जो जाइगोट है, जाइगोट का एम्ब्रियो जो बना है वो उस पे इम्प्लांट हो सके। तो इस वजह से एंडोमेट्रियम लाजमी है। अब इसी के साथ साथ इसमें एक काउंटर इफेक्ट क्या होता है कि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई होने के साथ साथ जो एलएच और एफएसएच का लेवल है, वो इनके लेवल की वजह से एलएच और एफएसएच का लेवल कम हो जाता है। ये एक नेगेटिव, बेसिकली ये कहलाता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और इसमें क्या होता है कि वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या था कि एक का लेवल ज्यादा होने की वजह से दूसरे का लेवल कम हो जाना। तो अब ये ल्यूचुअल फेस है और ल्यूचुअल फेस के लास्ट में ये देखें कि ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है, यानी नो मोर इट्स एन एंडोक्राइन ग्लैंड, और उसके बाद ये एफएसएच और एलएच, सॉरी ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल वापस नीचे गिरना शुरू हो जाता है। अब जैसे ही ये गिरना शुरू होगा तो अब क्या होता है कि 28 अगर, यानी 28 डेज तक कोई भी अगर वो नहीं हुई रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कह रहा हूँ, आई मीन फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, तो अगेन ये वापस डे 1 चले आएगा। यानी वापस क्या होगा कि अब क्योंकि प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का लेवल कम हो रहा है, इस दौरान कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, तो फिर क्या होगा कि फिर ये वापस स्टार्ट हो जाएगा मेंसेस फेज से, यानी फिर से एंडोमेट्रियम टूटना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से ब्लड डिस्चार्ज होगा। वही पूरी मेंसेस फेज के बाद वो पूरी फेसेस वापस शुरू हो जाएंगी। अब यहाँ पर इस डायग्राम में देखें कि ये ओव्यूलेशन की मैंने डायग्राम दिखाई है कि अगर ओवम, ओवरी से जो ओव्यूल रिलीज हुआ है वो ओव्यूल फर्टिलाइज हो गया, स्पर्म से मिल गया, तो उसके बाद ये देखें कि एग न्यूक्लियस स्पर्म न्यूक्लियस कंबाइन होकर डे 2 पर जाइगोट बना लेंगे। उसके बाद ये जाइगोट में से ये डिवीजन होते रहेगी और उसके बाद 4 सेल, फिर 8 सेल, और इस तरह ये मॉड्यूला बनेगा।
और मॉड्यूला क्या होता है, गुच्छा होता है, बेसिकली हार्ड बॉल कह सकते हैं आप सेल की। और उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टो, ये पूरा चीज़ बनना शुरू हो जाएगी। और आप ये देखें कि ये ओव्यूल यहाँ से फैलोपियन डक्ट से होता हुआ फैलोपियन ट्यूब पर आ गया, और फर्टिलाइजेशन देखें फैलोपियन ट्यूब में होती है, ये याद रखिएगा। और उसके बाद ये पूरा माइग्रेट करता हुआ ये आ जाता है यूट्रस में, और यहाँ पर एंडोमेट्रियम के पास ही यहाँ पर ये इम्प्लांट हो जाता है। तो ये इम्प्लांट ब्लास्टोसिस्ट है। और उसके बाद फिर वो फर्टिलाइजेशन, यानी मदर फिर प्रेग्नेंट हो गई है, उस कंडीशन में फिर ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल मेंटेन, क्योंकि अब क्या है कि अब ब्लड डिस्चार्ज नहीं होना है। अगर ब्लड डिस्चार्ज हो गया तो ये जो इम्प्लांटेड ब्लास्टोसिस्ट है ये भी इसी के साथ साथ बह जाएगा। तो अब इस कंडीशन के अंदर ये जो एंडोमीट्रियम है इसको मेंटेन रखना है, तो आपकी बॉडी प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन का लेवल मेंटेन करके रखती है। अब आप कुछ इसके अलावा कुछ ईस्ट्राडायोल का जैसे भी आप लफ्ज देखेंगे कुछ बुक में आप पढ़ें या कुछ जगहों पर। ईस्ट्राडायोल क्या चीज है कि ईस्ट्रोजन जो है, ईस्ट्रोजन के तीन मजीद आप कह सकते हैं टाइप्स, E1, E2 और E3 के नाम से। E1 जो होता है उसे ईस्ट्रॉन कहते हैं, और ईस्ट्रॉन रिलीज होता है मीनोपॉज के बाद, यानी जब फीमेल स्टेराइल हो गई, यानी जब फीमेल कोई भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, या वो ये कि उसमें ओव्यूल नहीं रिलीज हो रहा उस फीमेल में, तो उस के बाद यानी वो मीनोपॉज है, उसके बाद जो एस्ट्रोजन रिलीज होगा उसे ईस्ट्रोन कहते हैं जो E1 है। E2 जो होता है वो ईस्ट्राडायोल कहलाता है, जो कि रिप्रोडक्टिव यानी इस पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है उसको कहते हैं ईस्ट्राडायोल। और इसी के तीसरा जो है वो है E3, जिसे ईस्ट्रायोल कहते हैं, जो कि प्रेगनेंसी के वक्त रिलीज होता है। तो यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल भी खत्म होती है, और इसी के साथ साथ लेक्चर का भी यहाँ पे इख्तिताम होता है। तो अगर आपको कोई सवाल हो, कोई क्वेरीज हो, तो आप मुझसे व्हाट्सएप कम्युनिटी पर पूछ सकते हैं। इसके अलावा सब्सक्राइब टू आवर चैनल ऑन यूट्यूब। एंड अगर आपको कोई लेक्चर डाउनलोड करने हो या प्रेजेंटेशन, तो आप हमारी वेबसाइट vtutions.com से वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक माय वीडियो, और अगर आपको पसंद आई तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आपका देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।